नमस्कार दोस्तों। आइए मैं जो है आज आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित देवरानी जेठानी की कहानी पर मैं पूरी बात करूंगा। पंडित गौरीदत्त शर्मा की जो उपन्यास ये लगा है। तो आगे बढ़ने से पूर्व मैं अनुरोध करूंगा कि आप यदि हमारे चैनल पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके बस एक बात जो है मैं आपसे कहूंगा कि यह जो है अपने आप में इकलौता ऐसा वीडियो होगा जिसमें आपको पूरी चीज मिलेगी। आपको बाहर कहीं नहीं जाना है। तो भाग एक के अंतर्गत आइए हम बात करते हैं। एक एक बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। तो आइए एक एक करके हिंदी का पहला उपन्यास, ठीक है ना, देवरानी जेठानी की कहानी जो 1870 में अथवा परीक्षा गुरु 1882 में, इस पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। तो इससे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर निर्मला जैन सरीखे विद्वानों ने जो परीक्षा गुरु है, ठीक है ना, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास, उसे पहला मौलिक उपन्यास माना है। इसी में शुक्ल जी भी इसी को मानते हैं। हिंदी उपन्यास कोश के जो संपादक हैं डॉक्टर गोपाल राय व डॉक्टर पुष्पपाल सिंह आदि ने पंडित गौरी दत्त रचित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास होने का गौरव प्रदान किया है। इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा मधुरेश भी हैं और आगे हम बात करेंगे, पूरी बात करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो हिंदी उपन्यास कोश जो है, जो कि 1870 से 1980 के कोशकारों में देखिए, ये जो है संतोष गोयल हो गए, उषा कस्तूरिया हो गई और उमेश माथुर ने भी देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हुए अपने कोश की शुरुआत देवरानी जेठानी की कहानी के प्रकाशन वर्ष यानी 1870 ईस्वी से ही की है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आचार्य शुक्ल और गौरी दत्त, हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने गौरी दत्त के बारे में, पंडित गौरीदत्त शर्मा के बारे में क्या लिखा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त शर्मा ने उठाया। वे मेरठ के रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण थे और मुर्दसी करते थे। अपनी धुन के ऐसे पक्के थे कि 40 वर्ष की अवस्था हो जाने पर इन्होंने अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार के लिए लिखकर रजिस्ट्री करा दी और आप सन्यासी होकर नागरी प्रचार का झंडा हाथ में लिए चारों ओर घूमने लगे। इनके व्याख्यानों के प्रभाव से न जाने कितने देवनागरी स्कूल मेरठ के आसपास खुले। शिक्षा संबंधी कई पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। प्रसिद्ध गौरी नागरी, इसको आप याद रखिएगा, प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश जो है इन्हीं का है। जहां कहीं कोई मेला तमाशा होता वहां पंडित गौरी दत्त लड़कों की खासी भीड़ पीछे लगाए नागरी के झंडा हाथ में लिए दिखाई देते। मिलने पर प्रणाम जयराम आदि के स्थान पर जय नागरी की कहा करते थे। इन्होंने संवत 1951 में दफ्तरों में नागरी जारी करने के लिए एक मेमोरियल भी भेजा था। ये जो है आचार्य शुक्ल का जो है इनके इतिहास में इनके प्रति जो विचार था। आइए बात करते हैं लेखक के बारे में, कुछ और बातें कर लिया जाए। देखिए, पंडित गौरी दत्त का जन्म जो है ना 1836 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में हुआ। ठीक है ना। इनके पितृ जो नाथू मिश्र थे, नाथू मिश्र करके इनके पिता थे। 5 वर्ष की आयु में इनके पिता पंडित जो नाथू मिश्र थे, प्रसिद्ध तांत्रिक जो है ये नाथू मिश्र, यहाँ थोड़ा आगे के घर त्यागने के उपरांत इनकी मां इन्हें मेरठ लेकर आ जाती हैं और इनकी शिक्षा यहीं पूर्ण हो जाती है। आपने जैसे कि हमने अभी चर्चा किया, आपने जो है मेरठ में ही, ठीक है ना, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। 1892 ईस्वी में देवनागरी प्रचारक नामक पत्र का प्रकाशन भी किया। पंडित गौरी शर्मा, इनकी जो मृत्यु है 1906 ईस्वी में होती है। आइए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए जो है तथ्य पर हम बात कर लेते हैं कि शुक्ल जी ने, ठीक है ना, एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा अलग है। शुक्ल जी ने एक देवरानी जेठानी, ठीक है ना, उपन्यास आधुनिक काल के प्रकरण 4 में गद्य साहित्य का प्रसार के द्वितीय स्थान में किया है। वह गोपाल राम गहमरी का जासूसी उपन्यास है। इसको याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो है इसे मिक्स कर लें। तो आइए, देवरानी जेठानी की जो कहानी है इसको हिंदी का पहला उपन्यास जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, गोपाल राय, ठीक है ना, गोपाल राय और
डॉक्टर पुष्प प्रसाद पाल सिंह ने माना है। यह एक पूरी तरह से सामाजिक उपन्यास है। सर्वप्रथम यह उपन्यास मेरठ के एक लिथो प्रेस छापाखाना, ठीक है, लिथो प्रेस छापाखाना ये जीआई यहाँ प्रकाशित हुआ था। इसकी 500 प्रतियां जो है प्रकाशित की गई थी। एक प्रति का मूल्य उस समय 12 आने था। अब आइए बात करते हैं, इस पर बड़ा सरकारी जो है प्रोत्साहन मिला था। इसका जो सुखद पक्ष है, देखिए संयुक्त प्रांत उस समय था कि जन शिक्षा निदेशक थे, अंग्रेज थे, एन केमसन की आज्ञा से इसका प्रकाशन हुआ था। उस समय सरकार ने इसकी 200 प्रतियां खुद खरीद ली थी। इसके अतिरिक्त लेखक को 100 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई थी। याद रखिएगा, इसकी प्रति अभी भी ये हर जगह आपको मिल जाएगा कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता में इसकी प्रति अभी भी सुरक्षित है। 150 वर्ष, इसमें जो 150 वर्ष पूर्व संक्रमण कालीन भारत की संस्कृति को जानने के लिए इस उपन्यास को सबसे बेहतर माना जा सकता है। यह उपन्यास तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य से गहरी पहचान स्थापित करता है, इसे भी याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि यह बहुत छोटी सी किताब है, मात्र 35 पृष्ठों में यह किताब है। मैं लिंक में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से जो है आप इसे फ्री पढ़ सकते हैं। चलिए अब इसके प्रमुख पात्र, उनकी भूमिका के बारे में हम एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है पूरी कहानी, इसमें इस उपन्यास पूरी कहानी मेरठ के अग्रवाल बनिया परिवार की कहानी है। अब आइए बात करते हैं। सबसे प्रमुख पात्र जो है इसमें लाला सरसुख लाल, ये सबसे इसके मुख्य पात्र हैं। मंडी में इनकी आढ़त की दुकान है, ठीक है ना, आढ़त या परचून की दुकान है। अब देखिए अगली पात्र है पार्वती। इसमें पार्वती नहीं, इसमें इसका नाम मिलता है पार्वती, इस तरीके से मिलता है नाम। यह सरसुख की जो है बड़ी बेटी है, इसकी शादी दिल्ली में होती है। अब अगली पात्र है सुखदेई, सरसुख की छोटी लड़की जिसकी मंगनी बंसीधर, ठीक है ना, बंसीधर एक नाम है, यहाँ आप जाएं देखेंगे वहां जो है कबाड़ वाले के यहाँ तय रहती है। अब आइए अगले पात्र का नाम है इसमें दौलत राम। दौलत राम इनका जो है बड़ा बेटा है सरसुख लाल का। इन्हीं की पुत्री का नाम से मुलिया एवं छोटा पुत्र इनका कन्हैया है। छोटा लड़का इनका छोटे लाल है, ठीक है ना, छोटे छोटे पुकारने के कारण इनका नाम छोटे पड़ता है। ज्ञानो एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, ठीक है ना, क्योंकि जेठानी बड़ी बहू लालची भड़काऊ के कारण जो है ये बंटवारा करा देती है घर में। कन्हैया जिसकी चर्चा हम कर दी, दौलत राम का बड़ा बेटा। नन्हे जो है क्या है, नन्हे छोटे लाल का, आप याद रखिएगा, नन्हे और छोटा जो छोटे लाल का बड़ा बेटा है। मोहन जो है छोटे लाल का छोटा बेटा है। शिव दयाल जो है सुखदेई का बेटा है। बंसीधर कबाड़ी सुखदेई का, बता रहे सुखदेई का विवाह जो है तय हुआ था। एक डूंगर नाम है, डूंगर जो है ज्ञानों का पिता, ठीक है ना, ज्ञानों का पिता डूंगर है। तहसीलदार जो है, देखिए तहसीलदार जो भी महत्वपूर्ण पात्र है, जो वहां से भी एक बार जब घर में काफी विवाद होता है तो तहसीलदार साहब जो है अपनी बेटी को पत्र लिखते हैं। आनंदी के पिता हैं। राम प्रसाद जो आनंदी का बड़ा भाई, जहां एक बार उल्लेख आता है यहाँ पे। गंगाराम जो आनंदी का छोटा भाई है। इन दोनों लोगों का उल्लेख बीच में है। भगवान देई जो है आनंदी की छोटी बहन है। दिल्ला पांडे एक पुरोहित है जिनका जिक्र यहाँ आया है। मिश्रानी जो पुरोहित की बहन है। मुंशी टिकट नारायण हरसहाय काबली ये शहरी अमीर हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य पात्र हैं जिसमें लाल दीन दयाल हो गए, कृपी हो गए, बाल विधवा की बात आती है, झल्ला मल हो गए, लाला बुलाकी दास हो गए, मदरसे में नौकर हैं। कुल मिलाकर एक चीज याद रखिएगा, बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी के नाम का जिक्र जो है यहाँ नहीं मिलता है आपको। चलिए बात करते हैं कथ्य और विषय पर, और कुछ अलग तरीके से हम बात करते हैं। देखिए यह मूल रूप में जो ना, देखिए इसमें क्या क्या है, स्त्रियों की आभूषण के प्रति जो भी प्रेम आपको मिलेगा। शिक्षा, मुख्यतः स्त्री शिक्षा को इसमें बढ़ावा दिया गया है। माँ बाप का प्यार इसमें आपको मिलेगा। बहुओं की सामान्य समस्या पर है। कुल मिलाकर एक कुटुंब की संपूर्ण जानकारी जो है आपको इसमें मिलेगी। आइए थोड़ी सी जो है बात कर लेते हैं, बहुत संक्षेप में इसके सारांश पर जो है बात कर लेते हैं। देखिए मेरठ में सरसुख लाल नाम का एक अग्रवाल बनिया का संपन्न परिवार था। उसके पास बहुत धन दौलत सब कुछ था। माता पिता को जब हैजा हो जाता है तो मात्र 5 साल के बाद उनकी मौत हो गई और इनका लालन पालन जो है इनके चाचा करते हैं।
सर सुखलाल जो है पहले गलियों में फेरी लगाते हैं, बाद में इन्होंने परचून या आढ़त, आढ़त होता है ना, आढ़त की जो है दुकान, चूंकि इसके जो शब्द हैं खड़ी बोली के, चूंकि मेरठ के आसपास की कहानी है तो एकदम खड़ी बोली आपको मिलेगी इसमें, कि दुकान खोलकर गुजर बसर करने लगते हैं। इनकी दो लड़कियां जैसी कि पार्वती और सुखदेई हैं, दो लड़के दौलत राम और छोटे लाल हैं। इनके दौलत राम के बेटों की बात आई है इसमें। बड़ा बेटा पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगते हैं तो छोटे लाल मदरसे में जाने लगते हैं। छोटी बेटी सुखदेई मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगती है। देखिए नागरी का यहाँ भी इसमें उल्लेख है, जो कि नागरी से इनका बड़ा अच्छा नाता था, लेखक का, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी लड़की की शादी जो है दिल्ली में हो गई होती है, तो दोनों बेटों का विवाह भी हो जाता है। छोटे लाल की पत्नी जो है बहुत पढ़ी लिखी है, ठीक है ना, आनंदी, लेकिन दौलत राम की पत्नी जो है पढ़ी लिखी नहीं है। इस कारण देवरानी तथा ननद से ईर्ष्या करने लगती है। बाद में जो छोटी बेटी है सुखदेई का गौना भी हो जाता है और वह ससुराल चली जाती है। वो कहती है ना कि 5 साल के बाद गौना, इस तरीके का जिक्र है उसमें। आप इस उपन्यास को पढ़िएगा, मात्र 35 पृष्ठ का उपन्यास है। जेठानी का चरित्र देखिए, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की, बहुत झगड़ाला इसमें आया है सब, ठीक है ना। लड़ाका किस्म की औरत है इसमें लड़ाका है। स्वार्थ परकता एवं नियमित उत्पातों के कारण पिता माता की मृत्यु के बाद उपन्यास के अंत में ही दोनों भाइयों में बंटवारा हो जाता है। दुकान और हवेली का आधा भाग जो है एक दौलत राम के हिस्से और दूसरा मकान का आधा भाग जो है छोटे लाल को मिलता है। इतना ही नहीं, बंटवारे के बाद जेठानी चौखट और किवाड़ तक उखाड़ कर लेकर चली जाती है। एक तरफ जेठानी अनपढ़ है, कलह करती है, घर तोड़ा है, झगड़ालू है, दूसरी तरफ देवानी आनंदी जो है सुसंस्कृत संस्कृत तहसीलदार की बेटी है, सर्वगुण संपन्न है। इस कारण आस पड़ोस में लोग उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। यह संक्षेप में इसकी कहानी है। आखिर विशेष क्यों है ये उपन्यास, आइए बात करते हैं। इस उपन्यास में विराम चिन्हों का प्रयोग जो है नहीं किया गया है, पहली बात इसको याद रखिएगा। दूसरी बात, बहुत कम मात्रा इसमें जो दृष्टिगोचर होते हैं, बहुत कम मात्रा है। कथानक का केंद्रीय विषय एक जो है बनिया परिवार है, अग्रवाल परिवार। इस उपन्यास का उद्देश्य जो है याद रखिएगा कि सुधारवादी और नवजागरण है। बाल विवाह के प्रचलन के बावजूद छोटे लाल और उसकी पत्नी जो है अपने बच्चों का बाल विवाह नहीं करवाती, ये अलग, इस यही नवजागरण का प्रभाव है। अब आइए कुछ लोग इसकी आलोचना और कमियां भी इसमें निकालते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि उपन्यास में हर चीज धन पक्ष को ही पोषित करे। अब देखिए, स्त्रियों के झगड़ालूपन, अंधविश्वास एवं बच्चों के पालन पोषण में अरुचि, उन्हें बच्चों के पालन पोषण में जैसे चेचक का टीका को न लगवाना, छोटी उम्र में ही बच्चों को आभूषण पहनने आदि की ये सब आलोचना की गई है। लेखकों और आलोचकों के कथन पे आइए कुछ स्थापनाएं हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है गोपाल राय की है, ठीक है ना। उन्होंने इसमें यथार्थवादी आग्रह पहली बार देखा, जिसे इस उपन्यास की मुख्य पहचान को इन्होंने प्रमाणित किया। अब गोपाल राय के कुछ स्टेटमेंट हैं, देखिए। इनके अनुसार जो है देवानी जेठानी की जो कहानी है की रचना के पीछे नवजागरण की प्रेरणा और देशोन्नति का भाव प्रमुख था, ठीक है ना, जिसकी वजह से समाज में फैली अनेक कुरीतियों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आ रहा था, जिसका चित्रण इस उपन्यास में भी हुआ है। बाल विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और कुरीतियों को लेकर थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा था, जिसका अंकन देवरानी जेठानी की कहानी में हुआ है। अगली बात करते हैं कि जो है स्त्री के, इन्हीं का कथन है कि स्त्री के बेहतर रूप की जो कल्पना की वह उस समय को देखते हुए बहुत प्रगतिशील था, ठीक है ना। उपन्यास, हिंदी उपन्यास का इतिहास, इसमें गोपाल राय कहते हैं। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण कथनों पे बात कर लेते हैं। एक बात याद रखिए कि इसमें जो है ना, जब इसकी भूमिका पढ़ेंगे, बहुत संक्षेप में इसकी भूमिका है। लेखक जो है एक कविता भी लिखते हैं, इसको आप देख लेते हैं, हो सकता है कभी पूछ ले। इसमें पहले, दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे
जो इसमें कहीं बना अपनी पुस्तक में लेवे वहीं, दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपाए बुरों को भले प्रीति से। यह जो है लेखक पंडित गौरीदत्त का कथन है, आपको याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप जो है, ठीक है ना, गौरीदत्त शर्मा। चलिए, तुम दौलत राम की सगाई रख लो। कुछ और इसमें महत्वपूर्ण कथन आप देख सकते हैं। आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता, औन पैसा हाथ पैरों का मैल है। सुखदेवी की मां कहती है, याद रखिएगा, मैं क्या कहूं, हमारी वह कहावत है कि अपना मरण जगत की हंसी। यह सास कहती है, चलिए, बिरादरी के लोग हंसेंगे। यह सर्वसुख का कथन है, कुछ कथन है, इसको याद रखिएगा। और ठट्टे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयां में लड़ाई हुई है, लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और 13 कर दिए। सर्वसुख का कथन है, मनुष्य को चाहिए। अगला कथन भी इन्हीं का देखिए, लाला साहब का, कि मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर, अब देखिए यहाँ देखिए, जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। तो आप यहाँ प्रेमचंद से, ऐसा नहीं कि प्रेमचंद को लगा दीजिए, ये लाला सुख जी का कथन है। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती, जैसे और हमारे बनिए हाट हवेली गिरवी रख के व दुकान में से 1000-2000 रुपए जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं विवाह में लगाकर बिगड़ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला कथन जो है इन्हीं का, चलिए बात कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। हमारी वह कहावत, दांत घिसे और खुर घिसे पीठ बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूसा दे। जब कोई बैर बानी बाहर की आती, न तो बैठने को पीढ़ा देती और न उसकी बात पूछती, और जो कुछ कहती तो ऐसी बोलती जैसे कोई लड़े। सास से तो रात दिन खटपट रखे थी, और जब कोई देवरानी को उसके सामने सराहती तो कहती, हाँ जी। महत्वपूर्ण कथन देखिए क्या है इसमें, वह तो अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब की बनिए की बेटी हूं। इस उपन्यास का बहुत महत्वपूर्ण कथन है। मुंह से कुछ नहीं कहती पर देवरानी को देख देख फेंकी जाती, और जभी से छोटी ननद से भी जलने लगी। बड़ी ननद पार्वती से बड़ा प्यार था, और वह विवाह में बुलाई हुई आई थी, और प्यार होने का कारण यह था कि वह भी लगावा बझावा थी, इधर उधर की और उधर की इधर। जब बच्चे कुछ इसमें देख लीजिए, इसमें हो सकता है कि आपको मिलेगा ही। जब बच्चे को दांत निकलते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। जो दूध पीता है डाल देता है, दस्त आया करते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है। बच्चा रोता बहुत है, दूध नहीं पीता, यही हालत नन्हे की हुई। देखिए जो ये दौलत राम ज्ञानों का जो स्टेटमेंट है, आप याद रखिए। जब सायंकाल को सारे दिन का हारा थका घर आता, नून तेल झींकना से बैठती, कभी कहती मुझे गहना बना दे, रोती झींकती लड़ती भिड़ती, उसे रोटी न करके देती, कहती कि फलाने की बहू को देख गहने में लद रही है, उसका मालिक नित नई चीजें लावे है, मेरे तेरे घर में आके भाग फूट गए। वह कहता, अरे भगवान जाने भगवान रोटियों की क्यों कर गुजारा करे, तुझे गहने पातने की सूझ रही है। दौलत राम ज्ञानों से कहता है। चलिए कुछ और जरूरी बातें जिसे जानना है, इस उपन्यास के लिए बहुत जरूरी है जानना कि पारिवारिक विघटन एवं घर के बंटवारे का यह भली भांति जो आपको चित्रण यहाँ मिलेगा। दूसरी बात कि स्त्री शिक्षा का चित्रण जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। विधवाओं की दशा का चित्रण भी यहाँ मिलेगा। दूसरी बात कि विधवा विवाह का समर्थन वो दबी जबान से ही करता है। देखिए वृद्धों की समस्या या बहुओं की समस्या का भी चित्रण मिलेगा। गोपाल राय ने हिंदी उपन्यास का इतिहास में लिखा है, इसको याद रखिए कि देवरानी जेठानी की कहानी की रचना उपन्यास के रूप में नहीं बल्कि बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तक के रूप में हुई थी। उनके इस उपन्यास का मकसद स्त्री शिक्षा का विकास और आदर्श स्त्री चरित्र को प्रस्तुत करना था। गोपाल राय का कथन है। दूसरी बात कि मध्यवर्गीय बनिया समाज का यथार्थपूर्ण चित्रण आपको यहाँ मिलेगा। पहली बार इसको याद रखिएगा कि यहाँ आपको पहली बार जो है परंपरा से हटकर कथा कहने का इसमें प्रयास किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसी राजा सेठ सामंत की कथा न कहकर साधारण मध्यवर्गीय वैश्य परिवार की देवरानी जेठानी यानी सुखदेवी और ज्ञानों की कहानी कही गई है। चलिए कथाकार ने
जेठानी के चरित्र द्वारा तत्कालीन स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, कलह, अज्ञान आदि का विश्वसनीय अंकन किया है। इसमें उस समय के भारतीय स्त्रियों की झलक दिखाई देती है, इसको याद रखेंगे। इस उपन्यास में चरित्र चित्रण बिंब के रूप में न होकर वर्णन के रूप में हुआ, इसको भी याद रखेंगे। अब कुछ भाषा पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने बताया कि खड़ी बोली यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए, मुहावरे, लोकोक्तियों और लोक भाषा का प्रचुर मात्रा में यहाँ प्रयोग है। पुष्पपाल सिंह का एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि देवरानी जेठानी कहानी की भाषा का जन भाषा से सहज जुड़ाव, किस्सा गोई का अनूठा संस्कार, लोक भाषा के अर्थ गर्भित शब्दों का सचेत प्रयोग, बोल चाल या कहे बोली बानी का टटका रंग और उसमें मुहावरे, दानी और लोकोक्तियों का जुड़ाव, ये सब विशिष्टताएं उपन्यास के कथा मिजाज की भाषा का सृजन करती है। पुष्पपाल सिंह की का कथन है। चलिए, एक और बात इसमें आप देख सकते हैं कि खुद जो है इसकी भूमिका में जो है इसके लेखक पंडित गौरी दत्त शर्मा ने खुद स्वीकार किया है कि मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है, जो कहानी की विषय वस्तु और भाषा दोनों में दिखाई देती है। उन्हीं के शब्दों में इस पुस्तक में स्त्रियों की ही बोलचाल और वही शब्द जहां जैसा आशय है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष या वह लड़के वाले बोलते चलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। यह उपन्यास जो है, पुनः पुष्पपाल सिंह का जो है आप कथन देख लीजिए, अपने कथ्य में गहरी सामाजिक संपृक्ति और यथार्थ के खांटी रूप को प्रस्तुत करने में बेजोड़ है ही। भाषा, शैली और शिल्प की दृष्टि से भी अपने समय में बहुत आगे की रचना है। देवरानी जेठानी की कहानी में अंग्रेजी पढ़ने की वकालत की गई है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने सरकारी नौकरियां मिलती हैं। फिर भी नागरी या हिंदी पढ़ने पर लेखक का अधिक जोर था, ठीक है, क्योंकि नागरी से इनका बहुत ही अधिक लगाव था। तो इस उपन्यास में भी आपको नागरी का प्रयोग जो है मिलता है। हालांकि यह उपन्यास शिल्प के लिहाज से निराश करता है, औपन्यासिक शिल्प की विशेषताओं का इसमें अभाव है, इसको आप याद रखिएगा। हाँ, ये इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो है बड़े सधे शब्दों में और संपूर्ण, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अंत में उम्मीद करूंगा कि आपको यह जो है अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो यहाँ जो है आप अपने विचार जरूर प्रकट करें, कमेंट